नमस्कार। अदानी मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं जिस तरीके से संसद के अंदर बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसके मद्देनज़र किस तरीके से अराजकता का माहौल फैल गया है, खासकर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में। वेस्ट बंगाल में देखा आपने, हावड़ा में किस तरीके से रामनवमी जुलूस को लेकर एक हिंसा हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में जलगांव औरंगाबाद में किस तरीके के भाषण दिए गए, आपने सब सुना। उसके बाद आपने ये देखा किस तरीके से बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा की घटनाएं हुई, तेलंगाना में हिंसा की घटना। ये सब ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं और ऑपोजिशन ही जेपीसी की डिमांड कर रही है। तो क्या अदानी मुद्दे को लेकर क्या सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी सरकार सख्ते में आ गई है? और किस तरीके से, अच्छा वो कहते हैं स्टेट का मुद्दा है, जो सिक्योरिटी का मुद्दा है या पुलिस का मुद्दा है, वो स्टेट के उसमें आता है। पर अगर मान लीजिए स्टेट्स ही ये एक्यूज कर रही हैं कि सेंटर की सरकार संरक्षण दे रही है दंगाइयों को, तो क्या इसमें सेंटर सरकार का रोल नहीं रह जाता है स्टेट को हेल्प करने के लिए? तो हम लोग अदानी मुद्दे पर आज डिस्कस करेंगे कि नई खबरें अदानी के बारे में क्या आई है। उसके बाद इस पर विचार करेंगे कि ऑपोजिशन की डिमांड जो है जेपीसी की, वो क्यों नहीं मांगी जा रही है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो अदानी क्राइसिस है उसमें अपोजिशन ने सीधे सीधे ये ब्लेम कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के अदानी से कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हुए हैं। तो जब पूछा जाता है कि किस तरीके से लिंक जुड़े हैं, वो कहते हैं जिस तरीके से उनको पॉलिसीज बदलकर बांग्लादेश में उनका जो गोडा में पावर प्लांट था उसको एसईजेड बनाया गया, उसको बिजली एक्सपोर्ट अलाउ की गई और तमाम तरह की सुविधाएं एसईजेड की जो मिलती हैं, टैक्स सेविंग्स जो मिलती है, वो उन्होंने जब एग्रीमेंट किया, पीपीए एग्रीमेंट किया बांग्लादेशी सरकार के साथ, तो वो उसका बेनिफिट उनको नहीं दिया, जिससे बिजली जो है बांग्लादेश को महंगी खरीदनी पड़ी। और ये कहा जाता है कि बांग्लादेश की सरकार के ऊपर प्रेशर था भारत की सरकार का कि ये प्रोजेक्ट अदानी को ही दिया जाए। ये ऑपोजिशन का जो है एक्यूजेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। दूसरा एक्यूजेशन उनका ये है कि श्रीलंका में जब वो प्रोजेक्ट लगा तो श्रीलंका के प्रोजेक्ट के लिए भी स्वीकृति, जो श्रीलंका बिजली बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनसे पूछा गया कि ये महंगी बिजली क्यों खरीदी जा रही है, तो कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना था कि ये अनुदान जो हम दे रहे हैं उसके बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदानी को ही मिलना चाहिए। तो ये श्रीलंका की सरकार का दावा है। राजापक्सा की उस टाइम सरकार थी, उनके अंडर जो मिनिस्टर थे उनका क्लियर बयान है और उनके बिजली विभाग के जो बोर्ड के मेंबर हैं उनका भी ये कहना है कि अदानी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पे अदानी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके बाद जहां प्रावधान था 2 एयरपोर्ट देने का, वहां 6 एयरपोर्ट दिए गए। हाल ही में एक पोर्ट और उन्होंने ले लिया है। उसके अगर देखा जाए तो इंडिया में इस टाइम अदानी के पास 14 पोर्ट्स हैं। 14 पोर्ट्स किसी भी प्राइवेट पार्टी के पास आज तक नहीं हुए। 6 एयरपोर्ट, 14 पोर्ट्स, तमाम कोयला खनन के सौदे, कोयला खनन के कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिस तरीके से स्टेट जेस्को कंपनीज को कहा गया कोल इंडिया द्वारा कि 10% इम्पोर्टेड कोल जो है आपको बिजली जनरेशन में यूज करना है और वो कोयले की सप्लाई जो है वो अदानी से होगी। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर इम्पोर्ट कोल जो है, कोयला का जो इम्पोर्ट का काम है वो अदानी और अदानी के भाई विनोद अदानी देखते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो कोयला उड़ीसा के द्वारा पैराडीप से नॉर्थ में आएगा, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, वो वाया मुद्रा पोर्ट आएगा। पहले पैराडीप पोर्ट से उसको मुद्रा पोर्ट लेके जाएंगे, वहां से वाया रोड आएगा। ये नोटिफिकेशन इशू की गई जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा। तो ये तमाम चीजें हैं। जो करंट का मुद्दा, वायर की एक रिपोर्ट है, वायर की स्लाइड 1 देखिए। इसमें वायर के रिपोर्ट में ये इल्जाम लगाया गया है कि जो $5.7 बिलियन की एफडीआई अदानी की सारी कंपनीज में आई, उसमें 45% यानी कि 2.74 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ अदानी की शेल कंपनीज द्वारा थी। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जनवरी 24 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अदानी की शेल कंपनीज हैं। तो अदानी की शेल कंपनीज द्वारा $2.6 बिलियन इन्वेस्ट किया गया, जो कि 45% टोटल इन्वेस्टमेंट का बनता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो 45% पैसा आया, ये राउंड ट्रिपिंग के द्वारा आया। ये पैसा काला धन है जो
पहले बाहर भेजा गया और बाहर से उसको सफेद करने के लिए अदानी ग्रुप कंपनीज में डाला गया और शेयर प्राइसेस को राउंड ट्रिप करके बढ़ाया गया और उसके बाद उसको LIC और SBI को बेच के 5% शेयर इक्विटी, उन्हीं शेयर कंपनीज ने 5% शेयर इक्विटी अपनी बेच के LIC SBI को मुनाफा कमाया और उस मुनाफे के द्वारा उस शेयर की प्राइसेस को फिर बढ़ाया गया। जो शेयर 130 रुपए का था वो 4000 रुपए का, 4150 रुपए का, 4250 रुपए तक गया। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 70% करेक्शन आई और उसमें से उसके बाद करीब 15% रिकवरी है। तो आज की डेट में जो करंट वैल्यूएशन 24 जनवरी को $19.5 बिलियन थी, आज कहीं जाके वो $12.5-13 बिलियन पे आ गई है। करीब 45 से 50% का करेक्शन अभी भी है। उसके बाद भी तमाम खबरें आ रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरी स्लाइड में आप देखिए, ये कराईकाल पोर्ट है, ये सब्सिडरी अदानी ग्रुप का कंपनी की एक सब्सिडरी है। उन्होंने NCLT से $181 मिलियन में ये खरीदी है और क्रेडिटर्स को पैसा देके ये 14वां एयरपोर्ट है, 14th पोर्ट है अदानी का जो उन्होंने लिया है। बजाय इसके कि उनकी डेट्स इंक्रीज हो रही हैं, ये सारे आपको पता है किस तरीके से डेट सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ROR इनका उनकी बुक्स में ही दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, ROI जो है वो करीब 3% है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में 3% रिटर्न जो है वो कम मानी जाती है। एस्टैब्लिश्ड कंपनी की रिटर्न कम से कम 4 से 5% होनी चाहिए। इसको सिंपल अगर लफ्जों में सुने समझे तो ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, चाहे 1 लाख रुपए का करें चाहे 10 लाख का करें, अगर बैंक हमें 7% फिक्स डिपॉजिट पे रेट दे रहा है तो हम अदानी के शेयर्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि अदानी का जो ROI है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, उस पर रिटर्न सिर्फ 3% है। तो क्या आप अपना पैसा रिस्क करेंगे अदानी के शेयर्स खरीद के? सवाल यहां खड़ा हो जाता है। और जो लोग इस शेयर्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या डेली आप देखते हैं 3% 4% फ्लक्चुएशन रहती है, नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो ये डेली ट्रेडिंग FNO में होती है। उसमें मार्जिन कॉल खत्म करने के बाद भी सेबी NSE BSE द्वारा अभी भी उसमें ट्रेडिंग जो है वो हो रही है। खासकर अदानी विल्मर, अदानी कोल, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी SEZ, अदानी एंटरप्राइज, इनके सबके शेयर्स आप देख लीजिए, या तो वो 3-4% डाउन जाते हैं या सडनली वो 5% अपर सर्किट भी हिट कर जाते हैं। तो ये शेयर्स कौन खरीद बेच रहा है, क्यों खरीद बेच रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रिटर्न ही नहीं है उन शेयर्स पे तो उनको खरीदा क्यों जा रहा है। तीसरी स्लाइड देखिए, एक बड़ी रिवीलिंग रिपोर्ट स्क्रोल मैगजीन द्वारा प्रकाशित की गई कल। उसमें कहा गया कि जब कोल माइन के ऑक्शंस हुए थे, उन कोल माइन के ऑक्शंस में जो बिडर्स थे वो अदानी द्वारा ही स्थापित किए गए थे। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उन रिलेटेड कंपनीज का एक आदिकॉप करके कंपनी है, एक गुजरात बेस्ड फर्म है, छोटी फर्म है। उनके गौतम अदानी के कोई मित्र हैं, उनके परिजन हैं, जानने वाले हैं, उनके बेटे की फर्म है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनका बेटा चला रहा है। तो कहते हैं कि ये जो आदिकॉप फर्म है ये गौतम अदानी से ही रिलेटेड है। उसको लोन दिया जाता है और उस लोन को वापस आदिकॉप जो है वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं अपनी ग्रुप कंपनीज में तो आपको सेबी को बताना पड़ता है, रेगुलेटर्स को बताना पड़ता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लेके आए, कहां से लेके आए, किससे लेके आए, किसका पैसा है। पर अगर कोई अनरिलेटेड फर्म जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अदानी ग्रुप से, अगर वो पैसा लगाती है तो उसमें आप चीजों को गोलमोल कर जाते हैं। तो ये स्क्रोल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये कहते हैं कि जो कैवियल माइनिंग करके कंपनी है, कैवियल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो आदिकॉप एंटरप्राइजेस की मेन प्रमोटर है। और इसका रिलेशन डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद में एक प्रमोटर हैं जो आदिकॉप और कैविल से रिलेटेड हैं, उनका नाम है उत्कर्ष शाह। और उत्कर्ष शाह, गौतम अदानी की जो अभी पब्लिश हुई थी बायोग्राफी, उसमें भी उनका जिक्र है। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं और उनके बारे में कहा गया था कि वो गौतम अदानी जब उनके साथ पजल खेलते थे, सुडोको पजल, तो उत्कर्ष शाह उनको हमेशा हरा देते थे। तो उनके बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं की कंपनी है ये।
और उसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है, और अदानी सब्सिडरी के साथ कोई उनका बिजनेस नहीं है, कोई माइनिंग एक्सपीरियंस नहीं है। बट उन्होंने अदानी सब्सिडरी, एक कंपनी है एमएच नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक मधेरी ब्लॉक है, कोल ब्लॉक है, उसकी ऑक्शन में इनके अगेंस्ट वो खड़े हुए। वो ब्लॉक में कहा जाता है कि 200 मिलियन टन सोना कोल, सॉरी 200 मिलियन टन कोल की माइनिंग है वो। तो उसमें केवल माइनिंग ने उस फ्रेंडली ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया। अदानी अगर अकेले बिड करते तो जाहिर सी बात है कि वो बिड कैंसिल हो जाती। कोल इंडिया का प्रावधान है, रेगुलेटर्स का प्रावधान है कि कम से कम 3 बिडर होने चाहिए ईच ऑक्शन में। क्योंकि इसमें 2 ही थे, तो एक तरीके से एक कार्टेल बनाया गया और ऑक्शन की रिगिंग की गई, और गवर्नमेंट के ऑडिट में ऐसी कोई बात पाई नहीं गई। जबकि सीएजी ने 2015 के एक कोल ऑक्शंस को लेकर 2015 में एक ऑडिट किया था, जिसमें यह कहा था कि मल्टीपल बिड्स जब तक नहीं होंगी तब तक सरकार को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज जो होता है, रिसोर्स जितना आप कोल सोर्स करते हैं उसका परसेंटेज ही आपसे सरकार ले सकती है माइनिंग प्रोजेक्ट्स में। और अगर आप बिडिंग उसकी लो रखेंगे तो सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। ये सीएजी ने फ्लैग किया था इस बात को। 2021 में जब ये बिडिंग्स हुई हैं तो एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि कम से कम हर बिड के लिए 3 से ज्यादा बिडर्स होने चाहिए, ताकि बिडिंग जो है वो प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर तरीके से हो, और उसमें सरकार को उसका फायदा मिले। पर ऐसा हुआ नहीं। पार्टिसिपेशन 2022 में जब यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने 141 ऑक्शंस की दी थी, उसमें बिगेस्ट ट्रांच जो सबसे ज्यादा कोल माइंस थी वो 2022 में ऑक्शन में आई। उसमें बहुत कम कंपनीज थी, 59 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और करीब 96 बिड्स दी 36 माइंस के लिए। तो अगर एवरेज लगाएं कि 3 बिडर्स होने चाहिए ईच माइन के लिए, तो वो नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 36 माइन के लिए अगर 3 बिडर्स हो तो कम से कम 100 से ऊपर बिडर्स होने चाहिए, पर खाली 59 बिडर्स थे और बिडर्स आए नहीं सामने। और उस टाइम पे 29 कोल माइन जो थी सक्सेसफुली ऑक्शन की गई। तो 141 टोटल नंबर ऑफ माइंस थी, जिसमें 59 का मैंने आपको बताया 2022 में, उससे पहले 2021 में कोल माइंस का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था। तो जो एक्टिविस्ट हैं जो उस टाइम पे ये ऑक्शंस को देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इन कोल माइंस के ब्लॉक्स की जो ऑक्शन है उसको कैंसिल कर देना चाहिए था सरकार को सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर, पर ऐसा नहीं किया गया और उन बिड्स को अलाउ किया गया। उसका नुकसान या फायदा क्या हुआ, जैसे आपको मैंने बताया कि रेवेन्यू शेयर का कुछ परसेंटेज सरकार जो है वो बिड में ऑक्शन लेती है। तो मिनिमम जो बिड होती है वो 4% रेवेन्यू शेयर की होती है। तो अगर कोई सक्सेसफुल ऑक्शन हो जो जेन्युइन हो, उसमें 20 से 21% रेवेन्यू शेयर सरकार का बन जाता है। उसके बाद भी जो माइनर है वो पैसा कमाता है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि रेवेन्यू शेयर इसमें किसी भी माइन पे 10% से ऊपर नहीं गया, और जो अदानी ने रेवेन्यू शेयर ऑक्शन में लिया वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ मदेरी में खाली 5.5% रेवेन्यू शेयर पे वो माइन मिल गई उनको। फिर उनकी सक्सेसफुल एक और प्रोजेक्ट था पुरंगा, उसमें 5.5% पे माइन मिल गई उनको। फिर एक दहगांव गोवारी करके था प्रोजेक्ट, उसमें 5.5% रेवेन्यू शेयर में। और गोंद बहेरा उज्जैनी में 7%। मतलब जितनी भी उन्होंने अदानी ग्रुप को जो ऑक्शंस में माइंस मिली, उसमें किसी भी माइन में जो रेवेन्यू शेयर है वो 7% से ऊपर नहीं है। 5.5% से शुरू होता है और 7% पे खत्म हो जाता है। और इन चारों में से जो 3 ब्लॉक्स पे ऑक्शन हुआ है, उसमें अदानी के खिलाफ सिर्फ एक ऑक्शन में बिडर था जो फ्रेंडली बिडर था, जो उनका जानने वाला था, इसीलिए किसी ने उसको उस बिड को चैलेंज नहीं किया और उस बिड को एक्सेप्ट कर लिया, उनको वॉक ओवर मिल गया। तो इस तरह की जो इम्प्रोप्राइटरी की बातें आ रही हैं, कई हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान इन लोगों को हुआ। पुरुगुआ में
इनकी सब्सिडरी थी अदानी की सी जी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। उनके अगेंस्ट जो खड़े थे वो पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड थी, एक हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उनको 6,000 करोड़ का अदानी ग्रुप से ही ऑर्डर मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने क्या बिडिंग की होगी आप समझ सकते हैं। दहगांव गुवाहाटी में अदानी की अंबुजा सीमेंट ने आउटबिड किया एक गंगरा मार्क माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को, जो अकेली वो कंपनी उसको बिड के खिलाफ अपनी बिड दे रही थी। और केवल माइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, उत्कर्ष शाह जो उनके बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने बाकी के 2 ब्लॉकों में गोंद बहेरा उज्जैनी और दूसरी जो माइन मैंने आपको बताई, उसमें दोनों नॉर्थ वेस्ट मदेरी, उसमें दोनों में फ्रेंडली बिड्स उन्होंने दी और 5-5.5% पे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। इस तरीके से अदानी ग्रुप को कोल माइंस के ठेके में फायदा पहुंचाया गया। आपको जान के ये भी हैरानी होगी, जो केवल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसकी रजिस्ट्रेशन खाली अप्रैल 24 2022 में, सिर्फ 1 साल पहले हुई है अहमदाबाद में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो कागज है उसमें ये पता लगता है। और उसकी जो पेडअप कैपिटल है वो उत्कर्ष शाह ने दी, 1 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल है उसकी, और वो 96% शेयर्स भी होल्ड करते हैं आदि कॉर्प में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्कर्ष शाह की डेथ के बाद उनका बेटा आदर्श शाह, उसने उस कंपनी को टेक ओवर लिया। 96% शेयर्स आज भी उसके पास हैं। और एक बहुत बड़ा लोन, 622 करोड़ रुपए का लोन अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ने आदि कॉर्प को दिया, 622 करोड़ रुपए। अब किस लिए दिए, उन्होंने क्या बिजनेस किया आपस में, ये क्लियर नहीं है आरओसी में या कंपनी अफेयर्स में। पर यह जरूर है कि आदि कॉर्प ने उस 622 करोड़ रुपए में से 608 करोड़ 40 लाख रुपए अदानी पावर में लगा दिए। उन्होंने जो लोन अदानी एंटरप्राइज से लिया या अदानी पोर्ट से लिया, वो ही लोन सेम टू सेम उन्होंने अदानी पावर को दे दिया। और यही हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जो डिटेल रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया कि यह सस्पिशियस है कि एक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है, उसको 622 करोड़ का लोन दिया जाता है और 608 करोड़ 40 लाख रुपए वो वापस अदानी की एक और कंपनी में, अदानी पावर में लगा देती है। और जबकि उनका रेवेन्यू मात्र 68 लाख रुपए है और उनकी जो टोटल टर्नओवर है वो सिर्फ 64 करोड़ रुपए है। तो ऐसे नेट प्रॉफिट में आदि कॉर्प, जिसने 622 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो अगर इस तरीके से अगर उनकी रेवेन्यूज देखी जाए कि उनका 68 लाख रुपए का सालाना रेवेन्यू है, तो उनको तो करीब 900 साल लग जाएंगे पैसा वापस करने में। तो ये पैसा उनको दिया क्यों गया? और आज की डेट में उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी खराब है, 21-22 में उनकी जो लेटेस्ट फाइलिंग है, उनका प्रॉफिट 14 करोड़ से भी नीचे है, जो 68 करोड़ था जब उनको लोन मिला था। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बहुत क्लियर एक्यूजेशन है कि इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज, फ्रेंडली कंपनीज, इनके साथ ऑक्शन में खड़ी होती हैं। इनको अदानी ग्रुप की एक कंपनी पैसा देती है, उसको राउंड ट्रिप करके दूसरी कंपनी में लोन ले लिया जाता है। फिर कई आदर्श कंपनियां हैं, 38 शेल कंपनीज हैं, जिनको हिंदुस्तान की सरकार ने यह भी कह दिया, कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, कि हमें नहीं पता ये शेल कंपनीज किसकी हैं, क्योंकि शेल कंपनीज हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती, इसलिए हम उनको मॉनिटर नहीं करते। पर अव्वल ये जरूर है कि देश में जितनी भी एफडीआई आती है उसमें एक लार्ज चंक जो है वो मॉरिशस से आता है। ये मॉरिशस में जो कंपनियां हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं, इनके ओनर्स कौन हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि काला धन आएगा, तो क्या ये वही काला धन है जो सफेद होकर कॉर्पोरेट कंपनीज के थ्रू, शेल कंपनीज के थ्रू अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आ रहा है? जब लॉकडाउन में आदमी खाने को मोहताज था, तो यही कंपनियां अदानी की, इनके शेयर प्राइस जो हैं वो रोज बढ़ रहे थे। आज हालत ये थी कि उनके जो गौतम अदानी थे, दुनिया के सबसे सेकंड रिचेस्ट हो गए, जबकि उनकी टर्नओवर का पता नहीं है, उनके एम्प्लॉयज नहीं बढ़े, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोडक्शन किस चीज की करते हैं, ये नहीं पता। पर बनी बनाई कंपनियों पे रेट डाली जाती है, उन कंपनियों को खरीद लिया जाता है। ये ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा इल्जाम है। वो ये कहते हैं कि अदानी जो है वो 30% एयरपोर्ट बिजनेस चलाते हैं, जितने भी इनबाउंड ट्रैफिक है उसका 30% अदानी के एयरपोर्ट्स पे आता है, क्योंकि उनके पास 6 एयरपोर्ट्स हैं।
कृष्णापट्टनम पोर्ट में रेड डाली गई 10 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट पोर्ट जो है वो अदानी ने खरीद लिया। अंबुजा एसीसी सीमेंट पे 10 दिसंबर 2020 में रेड डाली गई। उसके बाद होइचन सीमेंट से अंबुजा एसीसी सीमेंट $10 बिलियन का डेट रेस करके खरीदा गया, जिसमें विनोद अदानी की कंपनी से भी पैसा आया, जो बाद में पता लगा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की बात। और आज भी उसका शेयर्स अपने प्लेज करके अदानी एंटरप्राइज और अदानी एसीजेड के और कंपनीज के शेयर प्लेज करके $2.1 बिलियन की डेट रेस की गई। हालांकि अदानी का ये कहना है कि जो $2.1 बिलियन की शॉर्ट टर्म डेट रेस की गई थी शेयर प्लेज करके, क्योंकि शेयर के प्राइस 70% गिर गए थे, 75% हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, तो वो उनको पैसा वापस करना पड़ा। उन्होंने पैसा वापस कर दिया और शेयर्स रिलीज करा दिए हैं। दी कैन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये शेयर्स रिलीज नहीं हुए हैं और पार्शियल पेमेंट करके आगे का टाइम मांगा गया है। हालांकि उसकी सफाई में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा नहीं, हमने पूरी पेमेंट $2.1 बिलियन की कर दी है और अपने शेयर्स जितने भी प्लेज थे वापस ले लिए हैं। उसकी रिपोर्टिंग में शायद कुछ डिले हो गया है, ये बात सामने आई। और जितनी भी कंपनीज, जीवीके एयरपोर्ट जुलाई 2020 में मुंबई एयरपोर्ट जो ये चलाते थे वहां पे रेड की गई। उसके बाद वो एयरपोर्ट अदानी के पास आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि स्टेट जेस्को कंपनीज 10% कोयला जो है इंपोर्टेड कोयला अदानी से खरीदेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश के बाद कोल माइनिंग लाइसेंसेस कैंसिल होने थे, वो कैंसिल कर दिए गए। अदानी को तब भी छत्तीसगढ़ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मैं आपको क्लियर कर दूं, रमन सिंह की सरकार थी उस टाइम बीजेपी की, और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी। और उस समय में इनको वो कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। आज जब छत्तीसगढ़ के सीएम, क्योंकि कांग्रेस के भूपेश बघेल वो सवाल पूछते हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत ये सवाल पूछते हैं, तो कहा जाता है आप ही की सरकारों ने, वो उनकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने कोयले के आवंटन किए थे। उल्टा जो राजस्थान का अदानी का पावर प्रोजेक्ट था, उन्होंने 8,000 करोड़ की चपत लगाई राजस्थान की सरकार को ये कह के कि मेरा कोयला इंपोर्टेड यूज हुआ, आपको पावर प्रोवाइड करने में उसका मेरा नुकसान हुआ, मुझे 8,000 करोड़ का उन्होंने ऑर्डर भी लिया। उस पर अभी चैलेंज राजस्थान गवर्नमेंट का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब किया गया। तो केजरीवाल दिल्ली असेंबली में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने भाषण देके ये कहा कि अदानी ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर पीएम मोदी हैं, और अगर अदानी ग्रुप की पोल खुलेगी तो पीएम मोदी की पोल खुलेगी। इससे बचने के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया हमारी पार्टी से, सत्येंद्र जैन को नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम ऑपोजिशन लीडर्स पे, के कविता जैसे तेलंगाना की हैं, लिकर पॉलिसी स्कैम में, उन पे केस कर दिया है ईडी की, रोज आए गए दिन इंक्वायरी होती है। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके का अराजकता का माहौल है, तेलंगाना में एक ट्रेन को जलाकर 3 आदमियों को मार दिया गया और कई लोग आहत हो गए। राजस्थान में गौरक्षा के नाम पर आए गए दिन मेवात में हिंसा होती है, हरियाणा में और राजस्थान के बॉर्डर पर, और वो गौरक्षक भी पकड़े नहीं जाते। जावेद नासिर के केस में मोनू मानेसर नामजद हैं, पकड़े नहीं गए। पंजाब में अमृतपाल नामजद हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, पूरी पंजाब की पुलिस और एनआईए उनको पकड़ नहीं पाई। अगर सेंटर ये कहती स्टेट का फेलियर है, तो सेंटर का भी इसमें फेलियर है, क्योंकि केस एनआईए हैंडल कर रहा था। ऐसी बात निकल के आती है। और जितनी एफडीआई आ रही है उसमें 45.5 से 46% एफडीआई जो है, ये तो जो चीजें उजागर हैं वो पता लग रही हैं। कई खबरें ऐसी हैं जो अभी हमें पता भी नहीं कि इन शेल कंपनियों की हिस्सेदारी क्या है, विनोद अदानी की कितनी हिस्सेदारी है। पहले ये समझ में आया था कि अंबुजा एसीसी सीमेंट जो है वो गौतम अदानी की कंपनीज ने खरीदी है। बाद में ये क्लियर हुआ कि जिस शेल कंपनी ने पैसा दिया एंडोवर इन्वेस्टमेंट में, उसमें मैक्सिमम हिस्सेदारी जो है वो विनोद अदानी की है। इस तरीके से विनोद अदानी के पास काफी सारे इक्विटी जो है अदानी एंटरप्राइज की थ्रू डिफरेंट शेल कंपनीज वो ओन करते हैं, इनडायरेक्ट ओनर हैं। पहले तो गौतम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रिप्लाई में, 400 पेज की रिप्लाई में मना कर दिया कि विनोद अदानी का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, और बाद में उन्होंने कहा कि वो पार्टनर है। तो आए गए दिन वो अपनी बात बदलते रहते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ओल्ड एज सेविंग्स मैनेज करती है, 27.5 करोड़ रुपया, 27.73 करोड़ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज हैं उनके, माफ कीजिएगा, उसमें 15% जो उनका कॉर्पस है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, जो एनएससी टॉप 50, एनएससी और बीएससी इंडेक्स के टॉप 50, टॉप 100 में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और
इनमें अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स और एसईजेड के भी शेयर्स आते हैं। तो कल को मान लीजिए अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स की और डिवैल्यूएशन होगी, तो जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगा हुआ है वो भी एट रिस्क आ सकता है। आर्थिक तंगी के चलते अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने 34,900 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट गुजरात में, उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। 7,000 करोड़ का एक डीबी पावर का उन्होंने प्रोजेक्ट कहा था कि वो खरीदेंगे, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। और रीपेमेंट जो है उन पे दबाव बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब शेयर जो प्लेज किए उनकी वैल्यू अगर 50% रह गई है तो उनको 50% मार्जिन पूरा करना है। शेयर्स 30 से 35,000 करोड़ गिरते हैं इनकी टोटल वैल्यूएशन, फिर वो अगले दिन रिकवर भी हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके के लोग इस शेयर में कंपनी में कर रहे हैं ये भी तक क्लियर नहीं है। जो 7,500 करोड़ की नेट एफपीआई इनफ्लो आई है मार्च के महीने में, तो कहा जाता है कि जो एफपीआई इनफ्लो है ये जीक्यूजी की जो 15,000 करोड़ की कमिटमेंट है, अदानी की जो एसडी अदानी ट्रस्ट है उसके जो अदानी एंटरप्राइज के और अदानी पावर के और अदानी एसईजेड के पोर्ट और एसईजेड के जो शेयर्स जो खरीदे हैं, प्लेज शेयर्स जो शेयर्स खरीदे गए, सॉरी प्लेज शेयर्स नहीं, वो शेयर्स एसडी अदानी ट्रस्ट ने बेचे हैं जीक्यूजी को, उसकी वजह से एफपीआई नेट इनफ्लो हुआ है। नहीं तो जनवरी और फरवरी के महीने में नेट आउटफ्लो था, मतलब एफपीआई जो है अपना पैसा निकाल रही हैं। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाया, अनएम्प्लॉयमेंट 8% पे है, इन्फ्लेशन 6% पे है, और मार्केट मॉनेटरी पोजीशन टाइट हो गई है बिकॉज लिक्विडिटी है नहीं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से क्या होगा कि अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा अकॉर्डिंगली तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, एसेंशियल आइटम्स, क्रूड ऑयल, जिस तरीके का इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, अभी हमारे वीट एक्सपोर्ट्स जो रुके हुए थे अब वीट इंपोर्ट की बारी आ गई है, क्योंकि इस बार रबी की फसल खराब हो गई तो वीट का इंपोर्ट भी बढ़ गया है। अनुमान है कि 30 से 35 मिलियन टन जो है वीट इस बार शॉर्ट होगी, तो वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा। जबकि एफसीआई ने 3-3.5 मिलियन टन जो है अपना स्टॉक जो है वीट का वो निकाल कर, गेहूं का उन्होंने बाजार में बेचा है, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल आया। अब सोर्सिंग का टाइम है, किसान को 17-1800-1900 रुपए, अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो 17-1800 रुपए कुंटल में माल बिकता है, अगर एमएसपी मिलती है तो करीब 2,000 रुपए कुंटल में माल बिकता है। तो किसान का तो माल 2,000 में बिक जाएगा, फिर उसकी वीट की शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी और फिर वही माल बाहर के देशों में 3,000 से 3,500 रुपए कुंटल बेचा जाएगा। तो मुनाफा तो वही लोग कमाते हैं जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं। और पार्लियामेंट ये कहती है कि हमारे पास ऑफशोर अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। और जब ऑपोजिशन के लीडर्स राहुल गांधी और ये सब लोग सवाल पूछते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है लोकसभा की। तो ये सब चीजें हैं। और आने वाले समय में क्या मोदी जी अदानी जी को बचा पाएंगे? क्या ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे से हट जाएगी और इलेक्शन में खाली सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम में रह के फंस जाएगी? अब जिस तरीके से बीजेपी एक सप्ताह मना रही है, ये दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के और ओबीसी समाज के, गैर अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को साप्ताहिक एक सप्ताह पूरा उनको बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया है, हमने कितने टॉयलेट्स बनवाए हैं, कितने मकान बनवाए हैं, कितनी आवास योजना में मकान बनवाए हैं, कितना ग्रांट दिया है, कितना फ्री राशन दिया है। तो ये एक सप्ताह ओबीसी वोट बैंक और एससी एसटी वोट बैंक को रिझाने के लिए ये एक सप्ताह जो है अब पूरी बीजेपी की मशीनरी और उनका गोदी मीडिया और उनके ट्विटर हैंडल्स, उनके फेसबुक हैंडल। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि मैक्सिमम एड्स अगर किसी पार्टी ने फेसबुक को दिए हैं तो वो बीजेपी है। एक ही आईपी एड्रेस पे कई सारे हजारों फेसबुक पेज चलते हैं जो एक ही तरह की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं आज की जनरेशन को, जो फेसबुक ट्विटर के माध्यम से ही खबरें जान पाती है, अखबार कम पढ़ती है, रिसर्च कम करती है, तो जिस तरीके से ध्रुवीकरण इस देश में किया जा रहा है, तो आने वाला समय क्या खतरनाक है
क्या ये ऑपोजिशन पार्टीज मिलके बीजेपी के इस एजेंडे को खत्म कर पाएंगी, इनको हरा पाएंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।